हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आप सबके सामने लाया हूँ जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल जीएस विथ राज सर के माध्यम से। और ये टॉपिक सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रेलवे का हुआ, रेलवे में ग्रुप डी है, एनटीपीसी है और लेखपाल है, और अभी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें ये जीएस के तौर पर पूछ लिया जाता है। और इस टॉपिक का नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। तो आज आप सबको मैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियों के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन यही होगा कि संविधान की अनुसूचियाँ हैं कितनी और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर दो प्रकार से पूछ लेगा। चलो बताते हैं दोनों प्रकार कि मूल संविधान में जब संविधान बना तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। आपको याद रखना है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। जब संविधान बनके तैयार हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियों का मेंशन था। ठीक है, फिर उसमें कुछ अनुसूचियाँ बढ़ के आई। तो कितनी अनुसूचियाँ बढ़ के आई, तो उसमें 4 अनुसूचियाँ बढ़ के आई। तो अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हो गई, तो वर्तमान में आपको बताना है कि 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन बन के आते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आपको बताना है 8 अनुसूचियाँ थी। फिर क्या हुआ कि उसमें 4 बढ़ के आ गई। अब वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्ज़ामों के लिए। और इन 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है और इन 12 अनुसूचियों के अंतर्गत है क्या क्या। तो आज आप सबको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इन 12 अनुसूचियों के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है और क्या क्या उल्लेख किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो इसमें देश का और राज्य का व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें पूरे देश का उल्लेख और उसके अंतर्गत जो राज्य हैं उनका उल्लेख किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख इस प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि अभी राज्यों का घटना या बढ़ना, केंद्र शासित प्रदेशों का घटना या बढ़ना तो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो आपको सबको बताना होगा ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखते हैं द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या आता है। द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। उन बड़े बड़े अधिकारियों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नाम है हमारे अपने देश के राष्ट्रपति का और राज्यपाल का, लोकसभा अध्यक्ष का, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षकों का। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देख लीजिए। राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, लोकसभा अध्यक्ष का व उपाध्यक्ष का, ठीक है, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षकों का, आदि का। आदि मतलब इसमें अभी बहुत सारे नाम आते हैं जो उनमें मेन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता दिया है कि राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, लोकसभा अध्यक्ष का व उपाध्यक्ष का, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षकों का। इसमें इन लोगों का वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है, जो ये बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनका। ठीक है, तो द्वितीय अनुसूची में पूछ लेगा कि द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है, तो वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है, जो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली चलते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इनके शपथ का प्रारूप है। इनमें क्या है, शपथ का प्रारूप है। बड़े बड़े अधिकारी जैसे कि संसद के सदस्यों, संघ के मंत्रियों, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षकों का इसमें शपथ का प्रारूप दिया गया है। ठीक है,
चलिए देखते हैं इसमें चौथी अनुसूची के अंतर्गत क्या दिया गया है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है कि भारत के सभी राज्यों चौथी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है कि भारत के सभी राज्यों व संघ राज्यों से राज्यसभा में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में यह दिया गया है कि भारत के सभी राज्यों व संघ राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे देश में जितने राज्य हैं व संघ शासित प्रदेश हैं उससे में से कुछ व्यक्तियों को चुना जाता है और उनको कहाँ भेजा जाता है, उनको राज्यसभा में भेजा जाता है। वो राज्यसभा में प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं अपने अपने राज्यों से और अपने अपने संघ शासित राज्यों से। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है, अगली देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। याद रखना, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची एक जैसी है, तो जरा सा ध्यान देना। पांचवी और छठी अनुसूची में इसमें क्या कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और छठी अनुसूची में, अगली अनुसूची देखिए, छठी अनुसूची, इसमें 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर जनजातियों का उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है। तो यहाँ पर यह देखना है कि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो 4 राज्य हैं, 4 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामों में पूछ लेता है और मैचिंग में रख देता है। ठीक है, कि इसमें से कौन राज्य है और कौन राज्य नहीं है। तो आप लोगों को देखना है कि छठी अनुसूची में मात्र 4 राज्य हैं, उनको देखना है क्या, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है। किसका, एसटी के। ठीक है, ये एसटी के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये 4 राज्य कौन है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। ठीक है, अगली देखते हैं। इसमें इसी प्रकार छठी के बाद इसमें आती है 7वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है और इसमें से क्वेश्चन हमेशा सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। और इन अनुसूचियों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है कि इसमें, और इन शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार की अनुसूचियों के अंतर्गत किया जाता है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें 3 सूचियां बनेंगी। जो ये 3 सूचियां होंगी उनका पहला नाम है संघ सूची, और दूसरा नाम है राज्य सूची और तीसरा नाम है समवर्ती सूची। तो इन शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है ये इन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। तो देखते हैं, जो संघ सूची होती है वो केंद्रीय सरकार इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो जो संघ सूची में जितने कानून बनेंगे वो सभी केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी। और इसमें पहले 97 विषय थे, अब ये विषय बढ़कर 100 हो गए हैं। और इन विषयों के अंतर्गत बहुत सारे नाम हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट नाम हमें लगे वो मैं आप सबके सामने लाया हूँ। जैसे कि पहला है विदेशी मामले। क्या है पहला, विदेशी मामले। दूसरा है जनगणना। तीसरा है प्रतिरक्षा। चौथा है रेलवे और डाक व तार। ठीक है, और 5वां है सीमा शुल्क। तो ये कुछ टॉपिक हैं, कुछ ना कि पूरे। ठीक है, तो जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और इन पर कानून जो बना सकता है वह सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है। ठीक है,
और दूसरी अनुसूची है राज्य सूची। राज्य सूची जो है इस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है और लागू कर सकती है। ठीक है, तो पहले इसमें कितने विषय थे? पहले इसमें 66 विषय थे और इसमें घटकर अब 61 विषय हो गए। कितने विषय हो गए हैं? 61 विषय। ठीक है, और इनमें कुछ ऐसे विषय हैं जो मैं यहाँ से भी इनको निकाल के लाया हूँ, जैसे कि कृषि, स्थानीय शासन, पुलिस, सिंचाई और भूमि और मनोरंजन। ठीक है, तो राज्य सूची के अंतर्गत क्या होता है? राज्य सूची के अंतर्गत ये होता है कि राज्य सरकार सिर्फ इन पर कानून बना सकती है और कोई नहीं, और लागू भी यही कर सकती है। और इसमें 66 विषय थे, 66 से अब 61 हो गए हैं। और इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, जैसे कि उसमें क्या है? कृषि, स्थानीय स्वशासन, पुलिस, सिंचाई, भूमि और मनोरंजन। तो इन सभी पर कौन कानून बना सकती? इन सभी पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और इस तरह से तीसरी अनुसूची आती है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत होता क्या है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ये होता है कि कोई अगर कानून है और उस पर संघ सूची और राज्य सूची की सहमति नहीं बन पाती है और विवाद उत्पन्न होता है, तो इसके अंतर्गत इसमें दिया जाता है और इसमें ये कहा जाता है कि इसमें जो कानून बनेगा वो संघ, जो केंद्रीय सरकार होती है वही सिर्फ इस पर कानून बना सकती है राज्य सूची की सहमति से। ठीक है, तो और इसमें कितने विषय थे? इसमें 47 विषय थे, अब इसमें बढ़कर 52 विषय हो गए। और इनके अंतर्गत क्या है? इनके अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं, जैसे शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आ गई है, दंड प्रक्रिया ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत है, वन ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत है, कारखाने ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत है, और विद्युत। ये कुछ विषय हैं जो मैंने लिख दिए हैं। तो और ये एग्ज़ामों में अधिकतर पूछ भी लेता है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत है, वन किस सूची के अंतर्गत है, कारखाने किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इन कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो रखे गए हैं, और इन सबको देख लीजिए और याद कर लीजिए और कुछ नोट्स भी बना लीजिए करिए, क्योंकि ये एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और उन्हीं के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। और ये कैसा विभाजन हुआ, किस तरह से है? इसके अंतर्गत 3 सूची आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो है सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कितने विषय थे? 97, अब 100 हो गए हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, विदेशी मामले, जनगणना, प्रतिरक्षा, रेलवे, डाक वतार, सीमा शुल्क। उसी तरह राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है और इसमें 66 विषय थे, अब इसमें 61 हो गए हैं। उसके अंतर्गत आते हैं कृषि, स्थानीय स्वशासन, पुलिस, सिंचाई, भूमि, मनोरंजन। कुछ ही टॉपिकों को मैंने यहाँ पर लिखा है, सारे टॉपिकों को नहीं लिखा है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने लिख दिया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय थे और अब 52 हो गए हैं। इसके अंतर्गत भी मैंने कुछ टॉपिक ही लिया है, शिक्षा, दंड प्रक्रिया, वन, कारखाने और विद्युत। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इस देखते हैं, इस जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर, जब कानून का विषय समान होगा तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में अब 52 विषय हो गए। तो याद रखना, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए देखते हैं अगली अनुसूची। अगली अनुसूची के अंतर्गत कौन सी अनुसूची आती है? तो अगली अनुसूची के अंतर्गत आती है 8वीं अनुसूची। आपकी आती है 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? सबसे पहले ये आप लोगों को जानना होगा कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से क्या उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका? भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है,
और मूल रूप से इसमें कितनी भाषाएं थी, तो मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। यहाँ पर क्वेश्चन दो प्रकार के बन के आते हैं कि मूल रूप में इसमें कितनी भाषाएं थी, तो आपको बताना होगा 14, और उसमें कुछ भाषाएं बढ़ी तो कितनी भाषाएं थी, वो 8 भाषाएं थी। ठीक है, तो मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, उसके बाद इसमें परिवर्तन हुआ और 8 भाषाएं बढ़ गई, तो अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई, 22। तो अब क्या कहेंगे कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में क्या हुआ, 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, और भाषाओं में मूल रूप से इसमें कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें 8 भाषाएं बढ़ गईं, फिर टोटल कितनी हुई, फिर टोटल हुई 22 भाषाएं। तो बताना होगा वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है, और ये जो 8 भाषाएं बढ़ी तो वो किस प्रकार से बढ़ी, जो 8 भाषाएं थी वो किस प्रकार से बढ़ी, तो चलिए देखते हैं। उसमें पहली भाषा थी सिंधी, जो थी पहली भाषा जो थी वो सिंधी थी, और यह संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ी गई। और कौन से संविधान संशोधन, तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा यह सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और ये किस सन में जोड़ा गया, तो 1967 में जोड़ा गया। किस सन में, तो 1967 में जोड़ा गया। अगली देखते हैं, फिर आती है एक के बाद 3 जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा, ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, और ये कब जोड़ी गई, तो 1992 में जोड़ी गई। तो याद रखना है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। ठीक है, पहली सिंधी, फिर दूसरी में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, फिर अगली आती संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। ये 4 भाषाएं थी जो 1992 संविधान ये 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये कब जोड़ी गई थी, तो 2004 में जोड़ी गई थी। फिर से देख लीजिए, पहली एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाओं में कौन कौन सी थी, संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। 92 संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ी गई थी। और कब जोड़ी गई थी, तो 2004 में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये 8वीं अनुसूची है जो भाषाओं का उल्लेख है। तो इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, फिर 8 भाषाएं बढ़ के 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, और संविधान संशोधन द्वारा इसमें 8 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, तो पहले सिंधी थी, फिर नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, फिर संथाली, डोंगरी और मैथिली और बोडो। ठीक है, तो इन सबको याद रखना है, और इन सबको संविधान संशोधन याद रखना, कौन कौन से संविधान संशोधनों द्वारा यह जोड़ी गई, सन भी याद रखने हैं, और कौन कौन सी जो इनका नाम है। ठीक है, तो इस तरह से ये 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है और क्या उल्लेख है, तो 9वीं अनुसूची में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट कि 9वीं जो अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कब, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो आप लोगों को याद रखना है। और ये कब हुआ था, तो 1951 में, 1951 में। ठीक है, तो यह 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 284 विषय, याद रखना कितने विषय, 284 विषय। ठीक है, और इसमें अधिकतर उल्लेख या एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो किसके बारे में, तो भूमि सुधार के संबंध में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पेपर के अनुसार ही मैंने पढ़ाया हुआ है कि यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ी गई, और 284 विषय इसमें थे। ठीक है, और इसमें उल्लेख अधिकतर किसका होता है, तो भूमि सुधार का। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं 10वीं अनुसूची। अगली देखते हैं 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है उसमें क्या उल्लेख किया गया है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया। किसका, दल बदल का। 10वीं अनुसूची याद रखने में बहुत आसान है, द से 10वीं और द से दल बदल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये 92 50 2 52, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, कितने
52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो 1985 में, सन कौन सा था, 1985 में जोड़ी गई। यह दल बदल का उल्लेख। दल बदल होता क्या है? दल बदल ये होता है कि जब चुनाव होता है तो अधिकतर नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना पसंद करते हैं, जो पार्टी फेमस होती है, ठीक है, तो उसी को हम दल बदल कहते हैं। ठीक है, दल बदल का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा, और 1985 में यह जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली अनुसूची। तो अगली अनुसूची के अंतर्गत आती है 11वीं अनुसूची। अगली अनुसूची के अंतर्गत आती है 11वीं अनुसूची, और ये 11वीं जो अनुसूची है इसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और ये किस सन में जोड़ा गया था? तो 1992 में जोड़ा गया था, याद रखना। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, और ये 92 में। ठीक है, सन भी याद रखना, और संशोधन का जो किस संशोधन द्वारा हुआ वो भी याद रखना। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई। और इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें देखते हैं, इसमें उल्लेख है पंचायतों को शक्तियों, जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायतों को शक्तियां प्रदान करी गई हैं। क्या करी गई हैं? इसमें पंचायतों को शक्तियां प्रदान करी गई हैं। ठीक है, तथा पंचायतों को कार्य करने के लिए इसमें 29 विषय बताए गए। कितने विषय? 29 विषय बताए गए हैं। ठीक है, तो जो 11वीं अनुसूची है ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। ठीक है, और इनमें पंचायतों को शक्तियां प्रदान करी गई, और पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय बताए गए? तो पंचायतों को कार्य करने के लिए इसमें 29 विषय बताए गए। ठीक है, जो ग्रामीण एरिया में है उसमें जो काम होते हैं, जैसे वहाँ का ग्रामीण आवास की व्यवस्था करना, देखभाल करना, पेयजल वहाँ का कैसा है, शुद्ध पेयजल है या नहीं, उसकी व्यवस्था करना, सड़कें बनवाना, जहाँ पर जिस ग्रामीण में सड़कें नहीं ठीक हैं, दुरुस्त हैं, तो वहाँ पर सड़कें बनवाना, पुलियों का निर्माण करना, या संचार के साधन का व्यवस्था करना, ये सब 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। जो पंचायतों को शक्तियाँ प्रदान करी गई उसके अंतर्गत 29 विषय हैं। तो उस ग्रामीण एरिया में आवास, पेयजल, सड़कें, पुलियाँ, संचार के साधन, ये सब बहुत सारे और हैं। इसमें कुछ मैंने इम्पोर्टेंट ही नाम लिखे हैं, और बहुत सारे इसमें जो 29 विषय हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। इसमें पंचायतों को शक्तियाँ प्रदान करी और कार्य करने के लिए 29 विषय बताए गए। ठीक है, अगली देखते हैं 12वीं अनुसूची। जो 12वीं अनुसूची है, ठीक है, 12वीं अनुसूची ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। जो 11वीं थी वो 73वें, और जो 12वीं थी वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई है? ये 1992 में इसको भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो इनका जो वर्ष है जोड़ने का वो सेम है, लेकिन इनके संविधान संशोधन बढ़ जाते हैं। 11वीं के लिए 73 और 12वीं के लिए 74, 74 संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें नगर पालिका का, इसमें नगर पालिकाओं को शक्तियाँ प्रदान करी गई हैं या इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए इसमें 18 विषय बताए गए। कितने विषय? 18 विषय बताए गए। जैसे ग्रामीण एरिया के लिए पंचायतों को शक्तियाँ प्रदान करी गई, उसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए इसमें स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय बताए गए। किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। तो ये कुछ अनुसूचियाँ थी 12 जो आप लोगों को याद रखना है, और अधिकतर एग्ज़ामों में पूछ लेता है। इन अनुसूचियों में से एक अनुसूची तो पक्का है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको नोट्स बना लेने हैं, याद करना है, और एग्ज़ामों के लिए अपने को तैयार रखना है। थैंक यू।